ठीक है, टॉपिक इज द रोटेशनल मोशन। जो टॉपिक है हमारे पास वो आपके लिए आ जाता है रोटेशनल मोशन। सो वी हैव द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। तो आफ्टर द सेंटर ऑफ मास आज हम यहां पर सबसे पहले देखते हैं रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन को अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे पहले मुझे क्या चीज अंडरस्टैंड होनी चाहिए? रिजिड बॉडीज। हमारे पास रिजिड बॉडी, रिजिड वर्ड का मतलब क्या होता है? रिजिड वर्ड का मतलब क्या होता है? रिजिड वर्ड का मतलब क्या होता है? क्या ये जो मार्कर है ये रिजिड है कि नॉन रिजिड है? तो हम लोग सॉर्ट ऑफ हमारे पास रिजिड है। अगर ये की मैं आपको दिखा दूं तो ये रिजिड है कि नॉन रिजिड है, जरा बता दो। ये रिजिड है कि नॉन रिजिड है, बताओ आपके पास। रिजिड। तो बोलोगे रिजिड है सर, ये बड़ी रिजिड है, ये अपनी शेप को चेंज नहीं कर रही। लेकिन टेक्निकली अगर हम साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बोले तो रिजिड बॉडीज जिसके अंदर हमारे पास क्या आ जाती है कि देयर इज नो चेंज इन द इंटर पार्टिकल डिस्टेंस, नो चेंज इन द इंटर पार्टिकल डिस्टेंस। Interparticle distance when interparticle distances when external force जब हमारे पास external force is applied, when the external force is applied on the rigid body from outside, फ्रॉम आउटसाइड, फ्रॉम आपके पास यहां पर आउटसाइड। मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट करने की सलाह देता हूं। अब एक्सपेरिमेंट क्या करिए बच्चे, आप यहां पर ऐसा करिए कि एक आप स्टील की बॉल ले लीजिए। यह हमारे पास एक स्टील की बॉल है, दिस इज अ स्टील बॉल। यह हमारे पास यहाँ पर स्टील बॉल है और इसके ऊपर आप 2-3 क्रॉस के साइन लगा दीजिए और फिर आप यहां पर बाहर से फोर्स लगाइए, यह बाहर से फोर्स लगाइए और फिर आप एक बैलून ले लीजिए। आप उस बैलून के ऊपर इसी तरीके से 3 क्रॉस और लगा दीजिए और आप अब इसके ऊपर बाहर से फोर्स लगाइए। क्या लगता है किस कंडीशन के अंदर ये जो क्रॉस है वो एक दूसरे को अप्रोच करेंगे या क्लोज हो जाएंगे? बैलून के केस में कि स्टील बॉल के? बलून। तो हमारे पास बैलून के केस के अंदर ये क्लोज हो जाएंगे, ये दब जाएंगे। ये हमारे पास ऐसे जैसे आपने कागज के टुकड़े को तोड़ मरोड़ दिया, ये वैसे है बच्चे जैसे फुटबॉल में आपने हवा भर दी, नहीं उसमें जो आपके पास स्ट्रक्चर होता है वो चेंज होने लग जाता है। तो हमारे पास स्टील बॉडी के बीच के जो आपके जो हमारे पास ये क्रॉस है ये मासेस को रिप्रेजेंट करे, मासेस M1, M2 और M3। इन मासेस के बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं होगा, आप फोर्स लगाते रहो, ये जहां पर है ये वहीं पर है। हमारे पास जैसे आप पीछे देख रहे हो कि मेरे पास एक सोफा है, अब इस सोफे पे अगर मैं फोर्स लगाता हूं तो बताओ सोफे के को आप किस कैटेगरी के अंदर रखोगे, रिजिड बॉडी में कि नॉन रिजिड बॉडी के अंदर? सोफे नॉन रिजिड बॉडी। और इसी तरीके से अगर मेरे पास ये एक चीज आ गई, मैं इस पर फोर्स लगा रहा हूं, ठीक है, ये अपनी शेप को चेंज नहीं कर रहा, तो ये हमारे पास रिजिड बॉडी। तो हमारे पास सबसे पहले तो ये समझ में आना चाहिए कि मेरे पास 2 तरह की बॉडी होती है, रिजिड बॉडी और दूसरी मेरे पास यहाँ पर नॉन रिजिड बॉडीज हो जाती मेरे पास नॉन रिजिड बॉडीज हो जाती है। रिजिड बॉडीज की डेप्थ में जाने की हमें कोई जरूरत नहीं होती है, टीचर ने बोल दिया रिजिड बॉडी तो मतलब रिजिड बॉडी। फॉर एग्जांपल कोई भी हमारे पास रैंडम शेप की आपके पास बॉडी, जरूरी स्टील बॉल या कोई भी हो, ये मेरे पास कोई एक रैंडम पत्थर है जो दरिया के किनारे पे मिलता है, ये जो हमारे पास पत्थर है ये हमारे पास दरिया के किनारे पे मिलता है। अगर मैं इस पत्थर के अंदर अलग अलग पोर्शन को देखता हूं तो अगर हम इस पत्थर पे बाहर से फोर्स लगाते हैं, मास M1, मास M2 और मास M3, क्या बाहर से फोर्स लगाने पे इन मासेस पे कोई फर्क पड़ता है? बताओ शाबाश मुझे, क्या बाहर से फोर्स? कोई फर्क नहीं पड़ता। नो सर।
तो ये हमारे पास जो पत्थर है ये भी आपके पास किस कैटेगरी के अंदर आ जाएगा, बताओ शाबाश, रिजिड बॉडी की कैटेगरी। तो रिजिड बॉडी एक कॉन्सेप्ट है। हम देखते हैं हमारे पास कुछ बॉडी, जैसे आपके घर की दीवार, क्या ये रिजिड है कि नॉन रिजिड है? तो आप बोलोगे ये रिजिड है, बहुत रिजिड है, ये रिजिड है, अड़ियल, मतलब कि जिसको बोल सकते हैं ये अपने आप को चेंज नहीं करती, आप जितनी मर्जी फोर्स लगा। और इसके बाद हमारे पास यहाँ पर रिजिड बॉडी के बाद हमारे पास सबसे पहला कॉन्सेप्ट यहाँ पर आता है जिसको हम बोलते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ द मोमेंट ऑफ द इनर्शिया। द कॉन्सेप्ट ऑफ द मोमेंट ऑफ द इनर्शिया, द कॉन्सेप्ट ऑफ द मोमेंट ऑफ द इनर्शिया। आपने कभी वंडर किया है बच्चे, कभी आपको हैरानी हुई है कि जो साइकिल का हमारे पास टायर होता है, उस टायर के हब में से जो उसका बिल्कुल सेंट्रल पार्ट है और जो उसकी सरकमफ्रेंस है, पतली पतली तार है, उन तारों को हम स्पोक्स बोलते हैं, हम स्पोक्स जोड़ देते हैं। हम उसको स्पोक्स क्यों जोड़ देते हैं? मेहनत वाला काम है ना, एक पतली सी तार है, उसको सेंट्रल पॉइंट पर भी लगाना, बाहर के साथ जोड़ देना, उनको बिल्कुल एक कनेक्शन बना देना, ये स्पोक्स हम क्यों बनाते हैं? और स्पोक्स बनाने के पीछे की वजह क्या है हमारे पास, यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पास यहां पर बोला जाएगा। पहला क्वेश्चन, व्हाई दीज स्पोक्स आर रिक्वायर्ड इन बाइसाइकिल, why these spokes are required in bicycle, why these spokes are required in the wheel of the bicycle, wheel of the bicycle, बाइसाइकिल के व्हील के अंदर हमको स्पोक्स क्यों चाहिए होते, क्यों स्पोक्स चाहिए होते? स्पोक्स क्या होते हैं? ये मेरे पास टायर आ गया, ये हमारे पास इसका हब आ गया, ये हमारे पास स्पोक्स होते हैं, ये हमारे पास स्पोक्स होते हैं। आपने देखा होगा ये स्पोक्स आ जाते हैं, ये स्पोक्स आ जाते हैं, ये हमारे पास स्पोक्स है। ये स्पोक्स हमें क्यों चाहिए, क्या रीजन है, क्या वजह हो सकती है कि हमें यहाँ पर स्पोक्स चाहिए? हम इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, ये स्पोक्स हमें क्यों चाहिए, फोकस करेंगे ये हमें स्पोक्स क्यों चाहिए। ओके, सो व्हाई दी स्पोक्स आर रिक्वायर्ड इन द व्हील ऑफ द बाइसाइकिल, यानी कि हमारे पास इस बाइसाइकिल के आपके पास व्हील के अंदर हमें स्पोक्स क्यों चाहिए, क्या रीजन है, क्या वजह हो सकती है, इसको हमने अंडरस्टैंड करना, नंबर वन। नंबर दो, हमारे पास क्या हर चीज को रोटेट करवाने में आपके पास उतनी ही इजीनेस होती है या उतनी ही डिफिकल्टी होती है? या फिर मैं इसको दूसरे वर्ड में बोलूं तो हमारे पास यहाँ पर अगर मैं आपको एक जवाब आपसे मांगू कि अगर आप स्कूटी और बुलेट मोटरसाइकिल दोनों को इकट्ठे स्टार्ट करते हैं, दोनों को इकट्ठे स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले रेस कौन पकड़ता है? बुलेट पकड़ता है। रेस कौन पकड़ता है पहले? बात की बात अलग है, पहले कौन रेस पकड़ता है, स्कूटी या बुलेट? पहले स्कूटी। स्कूटी। ये स्कूटी रेस क्यों जल्दी पकड़ लेती है और बुलेट लेट में क्यों पकड़ता है? और दूसरी, अगर ब्रेक मारी जाए तो स्कूटी पहले रुक जाती है लेकिन बुलेट रोकने में टांगों का भी सहारा लगता है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे पास यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कॉन्सेप्ट है कि why we require a lots of effort, या फिर why we require effort to rotate a body, to rotate a body, to rotate a body, to rotate a body। या तो आप रोटेट कर दे एक बॉडी और स्टॉप द रोटेशन ऑफ द बॉडी, और स्टॉप द रोटेशन ऑफ द बॉडी, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दे स्टॉप द रोटेशन ऑफ द बॉडी। तो मजेदार काम हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाता है कि आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया के कॉन्सेप्ट की समझ होनी चाहिए। जैसे आप पता कर सकते हैं कि कोई चीज फटाफट रोटेट होगी या देर से रोटेट होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये एक पेन, ये पेन को मैं ऐसे रोटेट करवा रहा हूँ, बड़ी जल्दी रोटेट हो सेंट्रल पॉइंट से, आप भी करते होंगे, टाइम पास करते होंगे। लेकिन अगर मैं इसको एक कॉर्नर से उठाकर रोटेट करवाने की कोशिश करूं तो ये रोटेशन जल्दी हो रही है कि देर से हो रही है? तो आपके पास आएगा सर बहुत एफर्ट लग रहा है और ये ऊपर जाने में सर बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। और मैं बोलता हूँ इसको सेंट्रल पॉइंट से पकड़ के रोटेट कराओ तो बोलोगे सर बड़ी जल्दी रोटेशन हो जाती है या बड़ी जल्दी आपके पास रोटेट हो जाता है। रीजन क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पास यहाँ पर क्या चीज आ जाती है? द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज द आपके पास इज द प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद द रिजिड बॉडी, प्रॉपर्टी associated with rigid body, with a rigid body,
विद द रिजिड बॉडी, ये रिजिड बॉडी के साथ हमारे पास एसोसिएटेड एक प्रॉपर्टी। नेक्स्ट वन, it is equal to the product of mass with the square of distance, mass with the square of the distance from the axis of rotation, square of the distance from the axis of rotation, from the axis of the rotation, ये बड़ी सिंपल सी चीज। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पास, जैसे एक मेरे पास यहाँ पर एक्सिस ऑफ रोटेशन है और हमारे पास कोई एक दूसरी ऑब्जेक्ट है, वो हमारे पास इस एक्सिस ऑफ रोटेशन मास m है और इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से r डिस्टेंस दूर जाकर क्या करना चाहती है, शाबाश बताओ, ऐसे करके गोल घूमना चाहती है। या हमारे पास यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, ये आपके पास इस तरीके से गोल घूमना चाहती है, ऐसे आपने उठाया और इसको गोल घुमा दिया, आपने उठाया और इसको किसी तरीके से क्या कर दिया, गोल घुमा दिया। अब एक बात बताओ बच्चे, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, आपको जवाब भी बड़े आराम से आ जाएगा। अगर मान लिया जाए कि मेरे पास यहाँ पर इस तरीके से ये कोई एक ऑब्जेक्ट है और मैं इसको गोल घुमाना चाहता हूँ ऐसे करके, अब एक बात बताओ, अगर रस्सी की लेंथ को मैं बड़ा करता जाऊंगा तो इसको गोल घुमाना इजी होगा कि मुश्किल होता जाएगा? और ये तो अब सोच के देखो बच्चे, कोई और बच्चा जवाब दे, मतलब मुश्किल होता जाएगा ना, आपको संभालना बड़ा मुश्किल होगा, बहुत एफर्ट लगता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे जिसके अंदर से बच्चे आप रिलेट कर पाते होंगे, जब नगर कीर्तन होता है तो जो हमारे पास निहंग साहिब घुमाते हैं ना बच्चे, हमारे पास एक वो आपके पास उसको क्या बोलते हैं, व्हील टाइप होता है, आपने तो वो जो व्हील टाइप घुमाते हैं बच्चे हमारे पास, तो शुरुआती दौर पे तो उनको कम एफर्ट लगता है, लेकिन जैसे जैसे वो मास फैलता है तो उनका एफर्ट, तभी तो वो ताकत है बच्चे, उसमें कंसंट्रेशन चाहिए। हमको लगता है कि हम फिजिक्स यूज कर रहे हैं, बाकी दुनिया नहीं कर रही है, बाकी दुनिया भी कर रही है। और याद रखना, मेरी अपनी लाइफ के अंदर मेरे ऐसे लोगों से मुलाकात हुई है जिनको शायद आप लगते होंगे कि यार ये तो बड़े रिलीजियस लोग हैं, लेकिन जब उनसे फिजिक्स डिस्कस करने गए तो यार उन्होंने फिजिक्स ही समझा दी। वाह, ये बहुत नॉलेजेबल लोग होते हैं बेटा, ये बात ध्यान रखना। ये हमको ऐसा लगता है कि यार ये पर्सन ऐसे, ये रिलीजियस है, नहीं भाई, आप मंदिर जाओ, गुरुद्वारे जाओ, और आप जो है बच्चे चर्च में जाओ, आप मुस्लिम जिस मस्जिद जाओ, आपको जो रिलीजियस पर्सन, जो पढ़ा लिखा पर्सन है, वो पढ़ा लिखा पर्सन आपको फिजिक्स आप डिस्कस कर सकते हो उसके साथ, वो आपको समझाएगा, ठीक है। और अगर मान लिया जाए कि यहाँ पर जो जैसे कि अगर हम बात करें तो अगर हम गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर बोला जाए तो क्या बोला जाता है, एक नूर से सब जग उपजिया, तो ये आपने वर्डिंग सुनी होगी, आई थिंक सो, सुनी होती है। ये बिग बैंग ही तो है, एक नूर से सब जग उपजिया, मतलब कि बिग बैंग यही तो बोलती है कि जब एक ब्लास्ट हुआ, एक बहुत बड़ी रोशनी आई और उसके बाद हमारा यूनिवर्स क्रिएट हो गया, तो वो तो पहले ही बोल रहा है। तो भाई पढ़ो, मतलब कि जितना पढ़ा अपने आसपास की चीजों को ऑब्जर्व करो। ये नहीं है कि जो पर्सन आपको लगता है यार, अब आप जाके बोलोगे तुमने साइंस रखी थी, वो बंदा बोलेगा नहीं मैंने साइंस ही रखी थी, ये मुझे वैसी नॉलेज आ गई। तो नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट। तो ये आज आप करके भी देख सकते हो। आपने क्या करना है, एक रस्सी लेनी है, उसके साइड के ऊपर आपने नारियल का खोपा लगा देना। रस्सी जितनी बड़ी होती जाएगी बच्चा, आपका एफर्ट भी उतना ज्यादा बढ़ता जाएगा। यहाँ पर मेरे पास अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोला जाए तो आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इज इक्वल टू, हमारे पास m इंटू क्या आ जाएगा, r का स्क्वायर। ये आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सिंबल है, मास m है, और ये r हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर कोई भी चीज रोटेट होती है, ये पेंसिल अगर रोटेट हो रही है तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये हमारे पास क्या आ गई, एक्सिस ऑफ रोटेशन आ गई। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये मास m1, ये मास मेरे पास हमारे पास, इसको हम बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया की यूनिट आपके पास क्या आ जाएगी, शाबाश बता दो, केजी, और आपके पास यहाँ पर मीटर स्क्वायर।
केजी और आपके पास यहाँ पर मीटर का स्क्वायर। इसके नेचर हमारे पास क्या आ जाती है, तो बाई लार्ज हमारे पास ये एक आपके पास क्या आ जाता है, dx आ जाता है। दिस इज द dx, ये हमारे पास dx है, टेंसर ऑफ रैंक 2, ये dx है। और आप बोलोगे दिस इज द टेंसर ऑफ आपके पास यहाँ पर रैंक 2 आ जाता है। नेचर जैसे वेक्टर है, स्केलर है, वैसे dx है। रीजन, अगर आप इस मास को, क्या ये परमानेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस मास का, आंसर है नहीं। अगर आप यहाँ पर एक्सिस ऑफ रोटेशन को चेंज कर दो, डिस्टेंस चेंज कर दो, तो हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी चेंज हो जाता है, क्योंकि इसकी वैल्यू आपके पास इन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है। तो हम ना तो इसको वेक्टर्स की कैटेगरी में, ना स्केलर की कैटेगरी में, हम इसको dx की कैटेगरी के अंदर लेके आते हैं। डायमेंशंस बताओ, इसकी डायमेंशंस क्या आ जाएंगी, आपके पास इसकी डायमेंशंस आ जाएंगी ml का स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पास यहाँ पर अगर देखा जाए तो मैं इसको n बॉडी सिस्टम के ऊपर भी लेके आ सकता हूँ, मेरे पास n बॉडी सिस्टम पे भी आ सकता है। मेरे पास यहाँ पर एक एक्सिस ऑफ रोटेशन, टीचर ये आपको प्रोवाइड करेगा, यह हमारे पास एक्सिस ऑफ रोटेशन है और कुछ मासेस इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के आसपास रिवॉल्व कर रहे हैं। यह हमारे पास मास आ गया, आपके पास एक, हमारे पास यहाँ पर इस तरीके से ये एक दूसरा मास आ गया, या हमारे पास हमारे पास यहाँ पर दूसरा मास आ गया, ये यहाँ पर आ गया, कोई हमारे पास यहाँ पर तीसरा मास भी हो सकता है इस तरीके से। और ये सारे मासेस हमारे पास क्या कर रहे हैं, एक एक्सिस ऑफ रोटेशन के आसपास, ये हमारे पास एक और आपके पास यहाँ पर मास आ गया, तो हमारे पास यहाँ पर एक और ये मास आ गया इस तरीके से, ये मास मेरे पास एक और आ गया, और मेरे पास यहाँ पर इस तरीके से एक और आपके पास मास आ गया। ये मास मेरे पास m1 kg, और एक्सिस ऑफ रोटेशन से इसका डिस्टेंस कितने के बराबर है, r1। यह मास m2 है और एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस r2। यह मास मेरे पास m3 है और एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस r3। यह मास m4 है और एक्सिस ऑफ रोटेशन से इसका डिस्टेंस r4। अब ये बॉडी हमारे पास, या ये सिस्टम हमारे पास इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट रोटेट करना शुरू करेगा। जब ये रोटेट करेगा तो हमारे पास ये जो m1 मास है, ये कितने रेडियस में आपके पास मूव करेगा, r1 में। आपके पास है m2 किस में मूव करेगा, आपके पास r2 के अंदर। m3 किसके अंदर रोटेट करेगा, शाबाश, r3 के अंदर। लेकिन क्या m4 किसी तरीके से किसी सर्कल में रोटेट करेगा, बिल्कुल भी। यहाँ पर सभी इंडिविजुअल मासेस अपने अपने सर्कल के अंदर मूव करेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाती है, ऑल दी मासेस आपके पास एक्सेप्ट दोज लाइंग ऑन एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सेप्ट दोज लाइंग ऑन एक्सिस ऑफ रोटेशन, those lying on the axis of the rotation are moving in concentric circle, are moving on concentric circle, moving on concentric। concentric का मतलब पता है ना क्या होता है बच्चे, concentric का मतलब पता है ना क्या होता है, concentric circle with हमारे पास radius, with the radius as perpendicular distance from axis of rotation, perpendicular distance फ्रॉम आपके पास यहाँ पर एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये हमको दिखाई दे रहा है। लेकिन m4 का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन से गिवन ही नहीं। ये हमारे पास एंगल 90, ये भी मेरे पास 90, ये भी मेरे पास 90, ये हमारे पास अब 90 आ गया। अब देखा जाए तो टीचर बोलता है जी देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालोगे, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, m1 इंटू r1 स्क्वायर प्लस ऑफ m2 इंटू r2 का स्क्वायर प्लस ऑफ m3 इंटू r3 का स्क्वायर। बस इतना तो काम करो, मास को मल्टीप्लाई कर देना स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। ये लेकिन ये डिस्टेंस क्या होना चाहिए, एक्सिस ऑफ रोटेशन से कोई भी डिस्टेंस नहीं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस बन जाता है उस सर्कल का जिसमें ये मासेस आपके पास रिवॉल्व होते हैं। इन सभी मासेस का सेंटर कहां पर है, आपके पास ऑन द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया।
या फिर मेरे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपके पास क्या आता है, समेशन I इज इक्वल टू 1 टू मेरे पास यहाँ पर n, और मेरे पास mi इनटू ri, और इसका हमारे पास होल स्क्वायर। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। कोई बहुत मुश्किल कॉन्सेप्ट थोड़ी ना है, आपको सिर्फ 2 से 3 चीजों का ध्यान रखना है और आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल कर आ जाएगा। मैं बताता हूँ कैसे, बड़े ढंग से आप समझिएगा। जैसे कि मेरे पास यहाँ पर आपके लिए एक्सिस ऑफ रोटेशन गिवन है, मैं एक्सिस ऑफ रोटेशन बना लेता हूँ। ये लीजिए एक्सिस ऑफ रोटेशन। इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से हमारे पास एक मास यहाँ रख दिया, एक मास आपने यहाँ पे रख दिया, ये मास यहाँ रख दिया, और आपको यहाँ पर इनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी गिवन है। हमारे पास यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस गिवन है, और ये मेरे पास यहाँ से भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस गिवन है। मेरे पास ये मास आ गया 2 kg का, मेरे पास ये मास आ गया 2 kg का, और मेरे पास यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है ये आपके पास आ गया 4 मीटर। ये मास मेरे पास आ गया 4 kg का, और हमारे पास यहाँ पर ये क्या आ गया 2 मीटर। अब मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना, बताओ कैसे बनाएंगे। और ये जो बीच के अंदर मैंने ड्रॉ किया हुआ है ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, यानी कि जब हमारे पास ये बॉडी, दोनों बॉडीज आपके पास रोटेट करेंगे तो इस तरीके से सर्कल के अंदर मूव करेंगे, या हमारे पास इस तरीके से एक सर्कल के अंदर मूव करेंगे। अगर ये दोनों बॉडीज हमारे पास मूव करेंगे तो इस तरीके से हमारे पास सर्कल के अंदर स्लाइटली क्या करेंगे, मूव करेंगे ऐसे। और इनका सेंटर हमारे पास कहां पर होगा, आपके पास ऑन दी एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो हमारे पास ये आ गया एक्सिस ऑफ रोटेशन। जी बोले, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालोगे, मास है 2 इंटू 4 का स्क्वायर, मास आपके पास आ गया 4 इंटू आपके पास 2 का स्क्वायर। अब बताओ जल्दी, 2 इंटू 16 प्लस 4 इंटू 4, तो ये भी 16, तो 32 प्लस ऑफ 16, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 48 आपके पास केजी मीटर स्क्वायर। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो बहुत बड़ी बात है, तो आप बताइए कि नहीं सर ये तो बड़ा टफ है सर, मैं कैसे स्क्वायर करूंगा, कैसे मल्टीप्लाई करूंगा। अरे कुछ भी नहीं है, अरे हटाओ ना, बड़ा आसान तो है। सिर्फ हाँ एक बात ध्यान रखना, आपको मास का पता हो और मास का परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता हो। कैसे, मैं बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल टीचर तुम्हारे दिमाग के साथ खेलता है और वो आपको परेशान करने के लिए क्या करता है कि भाई देखिए मेरे पास यहाँ पर एक का एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये मेरे पास एक का एक्सिस ऑफ रोटेशन, या हमारे पास यहाँ पर एक्सिस ऑफ रोटेशन, देखो ये मेरे पास यहाँ पर एक्सिस ऑफ रोटेशन, और मेरे पास यहाँ पर एक मास जो है वो यहाँ पर प्रेजेंट है, ये मास प्रेजेंट है, और मेरे पास एक मास आपके लिए यहाँ प्रेजेंट है। तो हमारे पास यहाँ पर अब टीचर क्या बोल देता है, ये मेरे पास अब ये वाला जो डिस्टेंस है ये ऐसे भी, और ये वाला डिस्टेंस नॉर्मली जैसा होना चाहिए वैसे गिवन। हमारे पास ये मास या आपके लिए 6 kg का है, और हमारे पास ये वाला जो एंगल है ये इसके साथ जो बन रहा है, ये एंगल हमारे पास यहाँ पर किसके बराबर है, आपके पास 30 डिग्री के बराबर है, और ये डिस्टेंस मेरे पास यहाँ पर 4 मीटर के बराबर है। ये मेरे पास एक दूसरी बॉडी है 2 kg की, और ये हमारे पास यहाँ से आपके पास 10 मीटर की दूरी पे, और ये मेरे पास एक्सिस ऑफ रोटेशन है। अब बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालें। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के अंदर ये तो पता लग गया 2 और 10, और ये जो 10 है आपके पास ये एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर है, लेकिन ये 4 मीटर आपके पास बिल्कुल भी परपेंडिकुलर नहीं है, तो मुझे यहाँ पर इसका क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, कंपोनेंट। अब ये 4 है तो मेरे पास यहाँ पर क्या आएगा 4 साइन ऑफ 30। देखो कि बहुत मुश्किल है फिजिक्स, बहुत आसान होती है। लोग क्या करते हैं इसके अंदर से अफवाह उड़ा देते हैं, अरे बड़ी मुश्किल है। जिनको मुश्किल लग रही है वो मुश्किल बोलेगा, जिसको आसान लग रही है, जिसको टेक्निक्स पता है वो बंदा बोलेगा बड़ा आसान है सर, वैल्यू तो डालने करना क्या है हमारे पास। अब बताओ वैल्यू डालने के अलावा रह क्या गया, और कोई भी छोटा बच्चा भी आप जिस पे सिखाओगे वो आपको करके बता देगा 2 इंटू 10 का स्क्वायर, और यहाँ पर 6 इंटू 4 साइन ऑफ 30 डिग्री का आपके पास होल स्क्वायर, तो 2 इंटू 100, तो आपके पास कितना आ जाएगा 2 इंटू 100, हमारे पास 200 प्लस ऑफ 6 4 साइन ऑफ 30 हाफ, तो ये 2 आ जाएगा। 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4, 6 इंटू आपके पास यहाँ पर 4,
6 इंटू 4 हमारे पास यहाँ पर किसके बराबर आ जाएगा बच्चे, आपके लिए 24। तो आपके पास पूरा आंसर कितना आ जाएगा, 224 kg मीटर स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन का आंसर आएगा। बताओ मुझे, कुछ अगर डिफिकल्टी लग रही है तो बता सकते हो, वैसे लगनी नहीं चाहिए। अगर ये 10 मार्क्सेस आ जाए, 20 मार्क्सेस आ जाए, 30 मार्क्सेस आ जाए, तो भैया आप कर सकते हो, बिल्कुल करेंगे यार, क्या दिक्कत क्या है। एक्सिस ऑफ रोटेशन से सिर्फ आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही तो बताना और उसका स्क्वायर करके मास से मल्टीप्लाई करना है, जितनी टर्म्स आ रही है उनको ऐड करते हुए जाना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब पॉइंट ये आता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया की आपके पास सिग्निफिकेंस क्या है। नेक्स्ट टीचर पूछेगा कि भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया के आपके पास सिग्निफिकेंस क्या है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सिग्निफिकेंस ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। उससे पहले मैं आपको बोलता हूं व्हाट इज इनर्शिया, व्हाट इज द इनर्शिया। तो आपका जवाब होगा कि इनर्शिया हमारे पास प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल है, जिससे ये रजिस्ट करती है कि इसके जो स्टेट ऑफ मोशन है उसके अंदर चेंज ना आ जाए। एक बॉडी रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहना चाहती है, मोशन में है तो मोशन करना चाहती है, अगर कहीं किसी एक डायरेक्शन में जा रही है तो जाना चाहती है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी सेम वही चीज है, लेकिन सिर्फ इसमें एक रोटेशनल मोशन का एक्स्ट्रा हमारे पास टर्म आ जाएगा। सिग्निफिकेंस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सिस्टम, the moment of inertia of a system is defined as, या हमारे पास कैसे डिफाइन किया जाता है, this is a defined as the, this is a defined as the, इसको हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं बच्चे, this is defined as the, हमारे पास यहाँ पर एबिलिटी या फिर आपके पास इनएबिलिटी ऑफ अ बॉडी, inability of a body to change the state of rotational motion, to change the state of rotational motion, state of the rotational motion, to change the state of the rotational motion, to change the state of the rotational motion without external agency, without external agency, without the external agency। क्या अगर मान लिया जाए कि कोई भी चीज, आपके घर के पास एक टायर है, क्या वो टायर अपने आप रोटेट करने लग जाता है? नहीं, आप उसमें फोर्स लगाते हो। फोर्स के बजाय मैं एग्जैक्ट टर्म यूज करूंगा टॉर्क। ये बॉडी अपने आप रोटेट नहीं कर रही, मैं इसके ऊपर टॉर्क लगाता हूं तो ये रोटेट कर जाती है, और इसकी इनएबिलिटी जितनी ज्यादा बड़ी होगी मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना बड़ा होगा। यानी कि अगर मैं आपको बोलता हूं कि लार्ज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो लार्ज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो हमारे पास मुझे एक लार्ज, आपके पास क्या चाहिए होगी, लार्ज एक्सटर्नल टॉर्क। टॉर्क को मैं आगे प्रोवाइड करूंगा, आगे आपको समझाऊंगा। लार्ज एक्सटर्नल टॉर्क चाहिए मुझे, किसके लिए, ताकि हमारे पास इसकी रोटेशनल मोशन को स्टार्ट किया जा सके, रोटेशनल मोशन को स्टार्ट किया जा सके, या फिर रोटेशनल मोशन को क्या किया जा सके, आपके पास स्टॉप किया जा सके, और या फिर रोटेशनल मोशन को क्या किया जा सके, आपके पास स्टॉप किया जा सके। समझने वाली बात, लार्ज मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पास यहाँ पर, लार्ज मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पास क्या चीज है, हमारे पास यही चीज है। लार्ज मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पास यहाँ पर यही चीज है कि आप रोटेशनल मोशन को स्टार्ट करने में आपको एफर्ट ज्यादा लग रहा है और रोकने में भी ज्यादा लगेगा, और इसी वजह से जो साइकिल के स्पोक्स हैं वो क्यों दिए जाते हैं, ताकि उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाए। अगर मैं साइकिल के टायर में डिस्क लगा दूंगा तो उससे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाए, और स्मॉल मोमेंट ऑफ इनर्शिया से क्या होगा, बताओ शाबाश, स्मॉल मोमेंट ऑफ इनर्शिया से जो रोटेशनल मोशन का स्टार्ट होगा वो काफी इजीली हो जाएगा, ये बॉडी बड़ी इजीली रोटेट। तो आप बोलोगे सर साइकिल में डिस्क लगाओ, फिर तो स्मॉलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया लगाओ, बड़ा क्यों, क्योंकि ये अगर इजीली स्टॉप हो जाती है तो आपके पास इजीली, आपके पास यहाँ पर रुक भी जाती है। तो भाई अगर आप डिस्क लगा दोगे तो आप 1 मिनट के लिए भी पैडल करना छोड़ नहीं सकते, आपको पैडलिंग लगातार करनी पड़ेगी। अगर हम साइकिल के ऊपर स्पोक्स लगाते हैं तो हम उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ा रहे हैं,
ऐसा करने से जब आप साइकिल शुरू करते हो तो एफर्ट बहुत ज्यादा लगता है, लेकिन अगर आप पेडलिंग करना छोड़ भी देते हो तो भी साइकिल रुक जाती है कि चलती रहती है, थोड़ी देर तक चलती रहती है। बुलेट मोटरसाइकिल, आपकी बुलेट मोटरसाइकिल को जब आप शुरुआती देर में रेस देते हो तो होता ही है बच्चा हमारे पास कि ऐसा होता है कि बुलेट लगता है स्पीड ही नहीं पकड़ रही है, और स्कूटी को रेस देते हो ये भागती हुई जाती है स्कूटी, ला अभी चक भी अपना भागती हुई गई। लेकिन जब आप रेस देना बंद करते हो पहले कौन रुकता है बताओ मुझे, पहले कौन रुकता है? स्कूटी। क्योंकि स्कूटी का टायर जो है वो डिस्क की तरह, आप तो एलॉय व्हील आ गए, वो तभी करके एलॉय व्हील लेके आ जाते हैं ताकि स्कूटी पे रेस बंद कर दो तभी वो चलती रहे, दुनिया को लगे अरे नहीं नहीं चल रही है गाड़ी, कोई बात नहीं, पेट्रोल पंप तक पहुंच जाएगी। कई बार होता है बंदा बोलता है पेट्रोल पंप तक पहुंच जाए गाड़ी चलते चलते। सो हमारे पास यहाँ पर पॉइंट आपके पास यही है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम रखना हमारे लिए फायदेमंद है तो नुकसान भी है कि वो इजीली रुक भी जाएगी, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया बड़ा रखना अगर फायदेमंद है तो बेटा नुकसान है, उसको बड़ी मुश्किल से चलाना पड़ता है। अब आप खुद सोच के देखो मुझे क्या चाहिए, मुझे अपने आसपास की लाइफ में क्या चाहिए, मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया बड़ा चाहिए या मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्मॉल चाहिए, ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं इसको कैसे देख पाता हूँ, ये मैं मेरे को देखना है। और हर जो आपके आसपास चीज है उनमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपके पास आता है। तो अगर अब टीचर हमारे पास यहाँ पर हम अपने क्वेश्चंस की तरफ को जाते, जो क्वेश्चन मैंने लिखे थे आपके पास, जो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखे थे, व्हाई द स्पोक्स आर रिक्वायर्ड इन द व्हील ऑफ द बाइसाइकिल टू इंक्रीज इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टू इंक्रीज इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया, it's a moment of inertia, or why we require the effort to rotate a body or stop the rotation of the body, तो आंसर इसका भी हमारे पास क्या आ जाएगा, moment of the inertia, हमारे पास इसका आंसर भी क्या आ जाएगा, moment of inertia। अब रह क्या गया, moment of inertia हमारे पास एक पैरामीटर। नेक्स्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका मतलब हमारे पास किन किन चीजों पे डिपेंड करेगा, एक मिनट, ओके। सो हमारे पास यहाँ पर ये सिग्निफिकेंस ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सिस्टम डिपेंड्स ऑन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सिस्टम डिपेंड्स ऑन, ये हमारे पास किस पे डिपेंड करेगा, नंबर वन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मासेस, the distribution of the masses around the axis of rotation, around the आपके पास एक्सिस ऑफ द रोटेशन, अराउंड बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या है, एक्सिस ऑफ द रोटेशन, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मासेस अराउंड बच्चा हमारे पास क्या आ जाती है, एक्सिस ऑफ रोटेशन। नंबर टू हमारे पास यहाँ पर क्या चीज आ गई, मतलब मास कितना है, और आपके पास यहाँ पर मासेस भी है डेफिनेटली बच्चा हमारे पास, द मासेस, द वैल्यू ऑफ द मासेस अराउंड द एक्सिस ऑफ रोटेशन, अराउंड दी आपके पास एक्सिस ऑफ द रोटेशन। और थर्ड वन है बच्चे लोकेशन ऑफ द एक्सिस ऑफ रोटेशन, लोकेशन ऑफ द एक्सिस ऑफ द रोटेशन। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पास इन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। और फिर हमारे पास यहाँ पर लास्ट पॉइंट जिसको हम बोलते हैं, हमारे पास क्या आ जाता है, रेडियस ऑफ गायरेशन, रेडियस ऑफ द गायरेशन, रेडियस ऑफ गायरेशन, इसको हम के से डिनोट करते हैं। ये एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, दिस इज अ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, ये मेरे पास पूरी तरह से एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है क्या बच्चा हमारे पास, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द रोटेशन, फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द रोटेशन, रेडियस ऑफ गायरेशन की बात कर रहा हूं बच्चे, द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द रोटेशन, स्क्वायर ऑफ विच, जिसका स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ विच, किसका स्क्वायर, रेडियस ऑफ गायरेशन, स्क्वायर ऑफ विच व्हेन मल्टीप्लाई, जब हमारे पास यहाँ पर मल्टीप्लाई किया जाता है, व्हेन मल्टीप्लाइड with the total mass of the body, with the total mass of the body, total mass of the body, total mass of the body, then moment of inertia, then moment of inertia is obtained, moment of inertia is obtained, आपके पास moment of inertia क्या हो जाता है, obtain हो जाता है। मैं समझाता हूं बड़ी सिंपल सी चीज,
बड़ी सिंपल सी चीज है क्योंकि मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है। सपोज मेरे पास यहाँ पर आपके लिए एक एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये मेरे पास एक एक्सिस ऑफ रोटेशन है, और इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के पास बहुत सारे मासेस हैं, ये m1, m2, m3, m4, m5, ये बहुत सारे मासेस हैं। ये हमारे पास यहाँ पर बहुत सारे मासेस हैं आपके पास। ये मासेस हमारे पास इससे कई डिस्टेंसेस पे R1, ये R2, ये हमारे पास R3, ये R4, ये हमारे पास R5, ये हमारे पास R6, ये आपके पास क्या आ गए, आपके पास अलग अलग डिस्टेंसेस आ गए। ये हमारे पास यहाँ पर अलग अलग डिस्टेंसेस आ गए। ये मास आ गया M1, डिस्टेंस आ गया M1, ये मास आ गया M2, डिस्टेंस R2, ये मास आ गया M3, डिस्टेंस R3, ये मास आ गया M4, डिस्टेंस R4, ये मास आ गया M5, डिस्टेंस, और ये मास आ गया M6 और डिस्टेंस आ गया R6। और ये मेरे पास क्या बन गया, आपके पास यहाँ पर एक्सिस ऑफ रोटेशन। ध्यान से समझ, रेडियस ऑफ गायरेशन, रेडियस ऑफ गायरेशन, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से एक ऐसा डिस्टेंस जिसको हम K से डिनोट करते हैं, जहां पर हम अगर सिस्टम के सारे मास को प्रेजेंट कर दे M1 प्लस M2 प्लस ऑफ M3 प्लस ऑफ M4 प्लस ऑफ M5 और प्लस ऑफ मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा M6, ये हमारे पास है। तो M1 प्लस M2 प्लस M4 प्लस M5 प्लस M6, और हमारे पास स्क्वायर ऑफ, अगर इस डिस्टेंस का स्क्वायर टोटल मास के साथ हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर इस डिस्टेंस का स्क्वायर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं टोटल मास के साथ, तो जो रिजल्ट आएगा वो एग्जैक्टली मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर होगा। एग्जैक्टली। तो ये रेडियस ऑफ गायरेशन, तो हमारे पास ये जो किया है ये आपके पास रेडियस ऑफ गायरेशन, तो ये हमारे पास रेडियस ऑफ क्या बन जाती है, आपके पास गायरेशन बन जाती है। तब जब स्क्वायर ऑफ दिस डिस्टेंस, जब जो स्क्वायर ऑफ दिस के इज मल्टीप्लाइड बाय टोटल मास, तो अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोबारा से आ जाता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है इसका, m1 r1 स्क्वायर प्लस ऑफ m2 r2 का स्क्वायर प्लस ऑफ m3 आपके पास r3 का स्क्वायर प्लस ऑफ m4 r4 का स्क्वायर प्लस ऑफ m5 इंटू r5 का स्क्वायर प्लस ऑफ m6 इंटू r6 का स्क्वायर। अगर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोबारा से डेवलप आ जाता है तो हम क्या बोलते हैं कि ये आपके पास रेडियस ऑफ गायरेशन। तो जो रेडियस ऑफ गायरेशन है इसका मतलब वो किसके बराबर हो जाएगी, ये हमारे पास अंडर रूट ऑफ आपके पास I यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया और सम ऑफ ऑल द मासेस यानी कि समेशन ऑफ n, यानी कि हमारे पास रेडियस ऑफ गायरेशन किसके बराबर है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो भी हम कैलकुलेट करेंगे या गिवन होगा डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑल मासेस, सम ऑफ मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऑल मासेस, जितने मासेस है उनका सम हमारे पास क्या होगा, ये आपको के दे देगा एंड द के इज द रेडियस ऑफ द गायरेशन। सो आज हम यहाँ पर इसके न्यूमेरिकल, इसको अभी हम न्यूमेरिकल नहीं करेंगे अभी इसके रेडियस ऑफ गायरेशन के, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड है। तो मैं कल के लिए बता रहा हूँ, कल अपना पूरा तैयार रखें। अभी आपको एक मौका लास्ट दे रहा हूँ NCERT से, वर्क पावर एनर्जी कोलिजन में से जो पूछना पूछ लो, लास्ट मौका दे रहा हूँ। कुछ क्वेश्चंस हैं जो आज आप देख सकते हैं, कुछ क्वेश्चंस कल मैं आपके पास लेके आऊंगा। कल हम सिर्फ न्यूमेरिकल्स ही डिस्कस करेंगे, कल हम न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे, बहुत जरूरी है बच्चे, एक दिन न्यूमेरिकल डिस्कस करना बहुत जरूरी होता है ताकि आप भी अपने मन की बात रखो कि सर ये कॉन्सेप्ट रेडिली हमको समझ में आता है और कई बार कॉन्सेप्ट हमको देर से समझ में आता है। ये पॉइंट है, यही कंपटीशन है, हजारों बच्चे इसमें जुटे हो, कई बच्चों को कई चीज जल्दी समझ में आती है, लेट समझ आते है, कोई बच्चा समझते समझते कॉन्फिडेंस लूज कर जाता है और कोई बच्चा होता है जो समझते समझते कॉन्फिडेंस गेन कर जाता है और कमाल कर जाता है। ठीक, तो अब इसको आप एक बारी पढ़ लीजिएगा। तो अब आपने इसको पढ़ना है और कोई भी डिफिकल्टी है तो मुझे वो जरूर आपने शेयर करो। चले बच्चे, ठीक है, अब आज के लिए हम विदा लेते हैं। ओके बाय।